फ्रेंड्स, पिछले भाग में आपने पढ़ा था, हर कोई वैशाली को समझा रहा था, पर उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। शरीर अज्ञात भय से कांपने लगा था। हर्षित बड़ी मुश्किल से स्वयं को संभाल रहा था। वो चाहकर भी सबके सामने वैशाली से बात नहीं कर सकता था। सबकी बात मानकर व्याकुल हृदय और कांपते हाथों से वैशाली ने हर्षित को वरमाला पहना दी। पंडित जी ने फिर से दोनों को नीचे बिठा दिया और बाकी की रस्में शुरू की गई। अब आगे ऋषिता का घर। गौरव और ऋषिता की शादी निर्विघ्न संपन्न हो जाती है। ऋषिता अपनी विदाई में अपनी माँ के सीने से लगकर रोने लगती है। तभी रति उसके पास आकर उन दोनों को संभालती है। ऋषिता को गले लगाकर उसके कान में कुछ कहती है, जिसे सुनकर ऋषिता के चेहरे पर राहत के भाव आते हैं। ऋषिता और गौरव फूलों से सजी गाड़ी में बैठकर अपने नए सफर पर निकल गए थे। दोनों पूर्णतया एक दूसरे से अनजान तो थे, पर दोनों ने बात करना तो दूर, अभी तक एक दूसरे को देखने का भी प्रयास नहीं किया था। वैशाली का घर। विवाह की रस्में होने के बाद वैशाली को कमरे में लाया गया तो काजल और पूजा वैशाली को खाना खिलाने का प्रयास कर रहे थे। वैशाली अब जो भी हुआ उसके कारण सदमे और डर में थी। इस कारण वो कुछ भी खाना नहीं चाहती थी। जो भी हुआ था वो भले ही सबके लिए बहुत छोटी बात हो, पर वैशाली जिसने अपने जीवन में इतनी तकलीफ झेली थी, इसलिए उसके मन में इस बात ने गहरा प्रभाव डाला था। आप चिंता ना करें, हम उसका अच्छे से ख्याल रखेंगे। वैशाली की माँ वैशाली को देख दरवाजे से ही परेशान होकर जाने लगी। तभी उन्हें ये शब्द सुनाई पड़े। उन्होंने मुड़कर देखा तो सामने हर्षित की माँ अनुप्रिया जी खड़ी थी। उन्होंने पास आकर वैशाली की माँ का हाथ थामा। आसान नहीं है उसके अतीत के साए इतनी बुरी तरह से उस पर हावी हो गए हैं कि नवजीवन की आने वाली खुशियों के बीच एक छोटी सी बात को भी वो अपशकुन मानकर सहम गई है। इसमें उसे बहुत प्यार से संभालना है। धीरे धीरे ये समझ जाएगी कि ये मात्र एक संयोग था, कोई अपशकुन नहीं। वैशाली की माँ ने अनुप्रिया जी के सामने अपने दोनों हाथ जोड़ दिए। आज उनके पास अनुप्रिया जी को कहने के लिए कोई शब्द नहीं थे, और जहाँ शब्द ना हो वहाँ मौन रहकर भी सब कुछ कहा जा सकता है। अब वैशाली की माँ को उसकी विदाई का दुख जरूर था, पर चिंता सारी समाप्त हो गई थी। वो अपनी बेटी के लिए ऐसा ही ससुराल चाहती थी, जहाँ धन दौलत सुख सुविधा जैसी नश्वर चीज़ें भले ही कम हों, परंतु उस घर में वो लोग जरूर हों जो उसे एक इंसान समझकर उसकी भावनाओं व इच्छा का सम्मान करें। और आज उनकी नज़र में वैशाली को वो घर मिल गया था। वैशाली की विदाई हुई तो हर्षित ने एक अजीब सा काम किया। उसने अपने साथ गाड़ी में अपनी भतीजी पीहू को भी बिठा लिया। वो भी उसके और वैशाली के बीच में। कोई दूल्हा ऐसा करता है भला, परंतु हर्षित ने किया, क्योंकि वो जानता था इसमें वैशाली की जो मनस्थिति है उसमें वो उसे ठीक से बात नहीं करेगी और उदास बैठी रहेगी। इसलिए उसका मूड ठीक करने के लिए अपनी 8 साल की नटखट और बातूनी पीहू को अपने साथ ले लिया, ताकि उसकी बातों से वैशाली की उदासी दूर हो जाए। चाची, क्या सबकी मेहंदी में उसके दूल्हे का नाम लिखा होता है? अपनी बातूनी आदत के अनुसार पीहू ने वैशाली पर अपना पहला सवाल गाड़ी चलने के कुछ देर में दाग दिया था। हाँ, वैशाली ने एक मुस्कान के साथ छोटा सा जवाब दिया। तो क्या आपके हाथ पर भी चाचू का नाम होगा? तो आप मुझे वो नाम दिखा सकती हैं? कुछ रुककर और हसरत से वैशाली के मेहंदी लगे हाथों को देखते हुए पीहू ने वैशाली से फिर से सवाल कर लिया था। पीहू की बातें सुनकर हर्षित को भी हंसी आ रही थी। वैशाली ने बिना कुछ कहे अपने हाथ आगे कर दिए। पीहू उसमें अपने चाचू का नाम ढूंढने लगी। फिर तो हाथ देखते देखते पीहू की बातें तब तक नहीं रुकी जब तक हर्षित का घर नहीं आ गया, और वैशाली का मूड भी बहुत हद तक अच्छा हो गया था। हर्षित की बहन रीमा ने उन दोनों की आरती की। हर्षित की भाभी रुसाली ने चावल का कलश और आलता की थाली लेकर रखी। फिर उन दोनों का गृह प्रवेश कराया गया। अच्छा, अब बाकी की रस्में कल होंगी। अब इन दोनों को खाना खाकर आराम करने देते हैं। अनुप्रिया जी ने सभी महिलाओं को देखकर कहा, जो नवविवाहित जोड़े को घेरे खड़ी थी। वैशाली जैसे ही कपड़े बदल कर आई, उसे थोड़ी राहत महसूस हुई। उसने अब सिंपल सी साड़ी पहन ली थी।
वो कमरे में आकर पलंग को देखने लगी जिसकी एक ओर हर्षित बैठा था। वो ऐसा करते वैशाली को देख रहा था। अब तुम्हें कोई सीरियल वाली स्थिति तो नहीं सोचने लगी जिसमें हम दोनों के बीच में इस पलंग पर तकिए की दीवार बनाऊंगा, फिर तुम इस पर सोना मंजूर करोगी। हर्षित की इस बात पर वैशाली होश में आई। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। वैशाली ने पलंग की दूसरी साइड बैठते हुए कहा। नहीं, अगर तुम्हें बच्चों की तरह नींद में हाथ पैर मारने की आदत हो तो मैं दीवार बना देता हूँ, क्योंकि अगर कहीं तुमने सोते समय अपना पैर चला दिया तो पता नहीं मेरा क्या होगा। हर्षित ने डरते हुए अभिनय कर ऐसा चेहरा बनाकर कहा जिसने वैशाली को चिढ़ा दिया। मैं कोई बच्ची दिखती हूँ आपको जो नींद में ये सब हरकतें करूँगी? मुझे आपसे बहस करनी भी नहीं है, मुझे नींद आ रही है। वैशाली मुंह फेर कर चिढ़ते हुए सो गई। पर नई जगह में इतनी जल्दी नींद भी आती? थोड़ी देर बाद उसने धीरे से आंख खोलकर हर्षित की ओर देखा तो हर्षित उसके बच्चों वाली हरकत देखकर हंसने लगा, जिसे देख वैशाली और ज़्यादा चिढ़ गई और फिर सच में सो गई। ऋषिता और गौरव का घर। ऋषिता के विवाह के बाद की हर रस्म देविका कर रही थी। यहाँ तक कि उसने ऋषिता को खाना भी बड़ी मनुहारों से खिलाया। उसका बस चलता तो वो ऋषिता को कमरे में अकेला नहीं छोड़ती, पर ऋषिता के आराम को देखते हुए उसने ऋषिता को गौरव के कमरे में छोड़ दिया, जो अब से ऋषिता का भी कमरा था। आहा, ऋषिता पलंग पर बैठकर गहरी सांस लेती है। फिर वो अपने सामान से एक बंद पार्सल निकालती है। पता नहीं क्या होगा जब सबको मेरे सपने का पता चलेगा। जो भी हो, मुझे पीछे नहीं हटना है। जब सपना देख ही लिया तो उसे पूरा करने के लिए चाहे जितनी कड़ी मेहनत करनी पड़े, जिस भी परिस्थिति का सामना करना पड़े, मैं वो सब जरूर करूँगी। अपने मन के विचारों को रोककर ऋषिता उस पार्सल को अपने सम्मान में वापस रख देती है और अपना लैपटॉप निकाल कर उसे चार्जिंग पर रख कपड़े लेकर वॉशरूम में चली जाती है। ये तुम्हारा है? ऋषिता जैसे ही बाथरूम से बाहर आई उसे गौरव का ये सवाल सुनाई दिया। गौरव उसके लैपटॉप को लेकर उससे सवाल कर रहा था। हाँ, ऋषिता ने संक्षिप्त सा जवाब दिया। ओहो, पापा ने दिलाया होगा। गौरव ने कुछ आश्चर्य से कहा। नहीं, मैंने ट्यूशन और सिलाई के पैसों से लिया है, अपनी मेहनत से, अपनी पढ़ाई और ऑनलाइन कामों को करने के लिए। ऋषिता की बात में गर्व का एहसास था। अपनी मेहनत का गर्व। ठीक है। गौरव अपने कपड़े लेकर बाथरूम की ओर बढ़ गया। वैसे अब तो तुम्हारा कॉलेज ख़त्म हो गया, तो अब तुम्हें पढ़ने के लिए तो इसकी ज़रूरत नहीं होगी। गौरव ने बिना पीछे देखे बाथरूम के दरवाजे पर खड़े रहकर ऋषिता से कहा और फिर अंदर चला गया। ऋषिता के पास गौरव की इस बात का जवाब था, मगर वो बिना उसे जाने समझे ऐसा कोई भी जवाब नहीं देना चाहती थी जिससे शादी के पहले दिन ही कोई तमाशा खड़ा हो जाए। इसलिए उसने चुप रहना ही बेहतर समझा और जाकर पलंग की एक साइड पर सो गई। ऋषिता, कमाल है, इतनी जल्दी ये सो भी गई। शायद थकान ज़्यादा हो गई। गौरव ने खुद से ही सवाल किया और खुद ही जवाब दिया। फिर सिर को झटक कर वो भी सो गया। कुछ समय बाद ऋषिता धीरे से उठकर गौरव को देखती है। उसे सोता देख वो राहत भरी गहरी सांस लेती है। बच गई, पर जब तक मैं आपको जान नहीं लेती तब तक ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ा सकती, और तब तक के लिए कुछ अच्छा सोचना होगा मुझे। हर दिन ये सोने का बहाना तो नहीं कर सकती। अपने मन में विचार करती ऋषिता को जब गौरव के हलचल का आभास होता है तो वो फिर से आंखें बंद कर सो जाती है। वैशाली का मायका कितना वीरान लगने लगता है घर बेटी की विदाई के बाद। हर तरफ मनहूस सन्नाटा फैला नस्तर सा चुभने लगता है। घर हो या उसमें रहने वाले लोग, सबको एक खालीपन सा लगने लगता है। हर वो व्यक्ति जिसने अपनी बहन या बेटी की विदाई की, वो इसे पूर्ण रूप से समझ सकता है। वैशाली का मायका, वहाँ भी सब ऐसा ही महसूस कर रहे थे। सब अभी तक आंगन में बैठे थे। दिन भर की थकान के बाद भी किसी की आंखों में नींद का नामो निशान तक नहीं था। बस जो करीबी रिश्तेदार रुक गए थे वो सो गए थे। सब उदास बैठे थे। तभी वैशाली की माँ सबके लिए चाय लेकर आती है। माँ, आप मुझे कह देती, मैं चाय बना देती। काजल,
हाँ चाची, हम दोनों बना देते, आपने क्यों तकलीफ़ की। सुधा ने काजल की बात का समर्थन किया। उन दोनों की आवाज़ में शर्मिंदगी साफ झलक रही थी, क्योंकि उन्हें सूझा नहीं और वो बाहर बैठी रह गई। वैशाली की माँ को चाय बनानी पड़ी। मैंने चाय बना दी तो क्या हो गया, हमेशा तो तुम दोनों ही सब करती हो ना, और फिर आज तुम भी थक गई होगी। मैं जानती हूँ वैशाली के जाने से तुम दुखी भी होगी, इसलिए मैंने चाय बना दी। वैशाली की माँ बातें करती जा रही थी और सबको चाय भी दे रही थी। पर तू इतनी शांत कैसे है, मुझे तो लगा सबसे ज़्यादा दुखी तू होगी। मीरा देवी ने चाय का घूंट लेते हुए सवाल किया। तो वैशाली की माँ ने उन सबको अनुप्रिया जी की बातें बता दी, जिसे सुनकर सबके चेहरे पर सुकून भरी मुस्कान आ गई। अच्छा हुआ तूने ये सब बता दिया, अब सब सुकून से सो सकते हैं। मैं भी अब सोने जाती हूँ। मीरा देवी ने चाय का आखिरी घूंट पीते हुए कहा। दादी, चाय पीने के बाद नींद कैसे आ सकती है? पूजा ने मीरा देवी से सवाल किया। बेटा, जागने के लिए चाय की आवश्यकता नहीं होती, चिंता की होती है। वैसे ही सोने के लिए भी नींद से ज़्यादा शांत मन और तनाव रहित दिमाग की आवश्यकता होती है। अब तुम भी सो जाओ, क्योंकि जिस चिंता में तुम सब जाग रहे थे वो तो इसकी बातों से दूर हो गई। मीरा देवी ने वैशाली की माँ की ओर इशारा कर कहा। फिर वो सोने चली गई। बाकी सब भी सोने चले गए। वहीं एक माँ अपनी बेटी के जाने के बाद छत पर बैठी जाकर उसे याद कर रही थी, क्योंकि उसके पास कोई नहीं था जो उसे इस समय बात कर उसका मन हल्का कर सके। वो रिसिता की माँ थी, जो अपनी बेटी की यादों को याद कर रही थी। वैशाली सुबह जैसे ही बाथरूम से बाहर आई, उसे पलंग की उसकी साइड पर एक गिफ्ट रैप डब्बा दिखा। अरे ये क्या है? वैशाली उसे उलट पलट कर देखने लगी। इस तरह ये खुद ब खुद बाहर नहीं आ जाएगा, इसे देखने के लिए खोलना पड़ेगा। हर्षित ने कमरे में आते हुए कहा। ये मेरे लिए है। वैशाली ने गिफ्ट देखकर सवाल किया। क्या इस कमरे में हमारे अलावा भी कोई और रहता है? हर्षित ने भी सवाल के बदले सवाल किया, जिसे सुनकर वैशाली को अपने बचकाने सवाल पर शर्म आने लगी। वैशाली बड़ी खुशी खुशी अपना गिफ्ट खोलने लगी। गिफ्ट देखते ही वैशाली का चेहरा उतर गया। बेडशीट। वैशाली के मुंह से बस इतना ही निकल पाया था। अरे ये सिर्फ बेडशीट नहीं है, ध्यान से देखो, ये सतरंगी रंग की बेडशीट है। हर्षित ने उसे अच्छे से खोलकर दिखाते हुए कहा। तुमने ही कहा था तुम्हें सतरंगी रंग पसंद है, इसलिए मैं खास तुम्हारे लिए लाया था। पहले मैंने सोचा कि मैं इस कमरे की दीवार पर सतरंगी रंग करवा दूं, मगर क्या है, तब तक रंग हो गया था। फिर मैं ये लेकर आ गया। हर्षित अपने रो में बोले जा रहा था। वैशाली मन ही मन सतरंगी रंग को लेकर पछता रही थी। क्यों, सतरंगी रंग ही मिला था तुझे कहने को? इससे अच्छा तो पिंक ही बोल देती, बेवकूफ़ कहीं की। मन में सोचती वैशाली ने आखिरी वाक्य सच में बोल दिया। कुछ कहा तुमने? हर्षित ने बेवकूफ़ शब्द सुन लिया था, इसलिए उसने वैशाली से सवाल किया। नहीं तो। वैशाली ने मासूम सा चेहरा बना झट से ना में सिर हिला दिया। हर्षित उसे देखकर उसकी तरफ बढ़ने लगा। जब हर्षित वैशाली के करीब आ गया तो धीरे धीरे वैशाली अपने कदम पीछे करने लगी। अब हर्षित एक कदम आगे आ रहा था और वैशाली पीछे। वैशाली चलते हुए दीवार से जा लगी थी। हर्षित उसके बिल्कुल करीब आ गया था। उसे इतने पास देख वैशाली की धड़कनें भी अनिश्चितता से बढ़ने लगी थी। तभी हर्षित झुका और वैशाली ने शर्म और डर से अपनी आंखें बंद कर ली। अब तुम आंखें खोल सकती हो। हर्षित की आवाज़ सुनकर वैशाली आंखें खोलती है तो हर्षित के हाथ में एक और गिफ्ट बॉक्स होता है, जो उसने वैशाली के पास पलंग के तकिए के नीचे से निकाला था। तो ये इसके लिए झुका था और तूने पता नहीं क्या सोच लिया। वैशाली तू सच में पागल है, फिर से कुछ सोचने लगी ना तुम? हर्षित ने वैशाली को आंखें बड़ी कर देखते हुए कहा। कुछ भी तो नहीं सोच रही थी, वैशाली ने झेपते हुए कहा। क्या है इसमें, तुम खुद ही देख लो, कहकर हर्षित ने वो बॉक्स वैशाली को दे दिया। वैशाली ने जैसे ही उसे खोला, उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उस बॉक्स में एक सुंदर सी साड़ी थी, बस वो साड़ी भी सतरंगी रंग की ही थी। बहुत सुंदर है, वैशाली ने साड़ी छूकर कहा।
जिसे सुनकर हर्षित के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। ऋषिता और गौरव का घर। देख ऋषिता, तूने सोच लिया ना अच्छे से? मेरा मतलब है कि वो लोग मान जाएंगे क्या? नहीं माने तो तू कैसे कर पाएगी ये? ऋषिता रति से फ़ोन पर बात कर रही थी। रवि ऋषिता के आगे पढ़ने और नौकरी करने के फैसले से परेशान थी। ये और बात थी कि खुद रति ऋषिता के शादी के दिन सारी किताबें पार्सल कर उसके लिए लाई थी और फार्म भी भरने में भी उसने ऋषिता की मदद की थी। मगर अब उसे ऋषिता के ससुराल के बारे में सोचकर चिंता होने लगी थी। ऋषिता, सोचने जैसा कुछ नहीं है रति। अपने पैरों पर खड़ी होना, ये फैसला मैंने तब ही कर लिया जब मैंने पहली बार लड़का लड़की का भेदभाव समझा था। हाँ, यहाँ रहकर पढ़ना और परीक्षा देने जाना दोनों ही बहुत मुश्किल है और नौकरी करना तो और भी ज़्यादा। मगर मैं इस सब से हार कर अपना फैसला बदल दूँ तो आने वाली पूरी ज़िंदगी मुझे इसका अफसोस रहेगा। कम से कम मुझे एक कोशिश तो करनी चाहिए। रति, ठीक है, तू अपना ख्याल रखना और कोई भी मदद चाहिए तो हो तो बताना। ऋषिता, तुझे नहीं बताऊंगी तो और किसे बताऊंगी? तू भी अपना ख्याल रखना। रखती हूँ। ऋषिता रति से बात करने के बाद अपनी किताबें व्यवस्थित करने लगी। तभी देविका वहाँ आ जाती है। भाभी, आप इन किताबों का क्या करोगे? देविका किताब लेकर उसका नाम पढ़ने लगती है और फिर रख देती है। आपको अब कौन सी परीक्षा देनी है? वैसे भी आपको पता है ना, माँ को अपनी बहू सर्वगुण संपन्न टाइप चाहिए। तभी तो उन्होंने वैशाली को निकाल भाई की शादी आपसे करवाई है और आप इन सब में लगी हैं, जबकि आपको तो खाना बनाने की किताबें पढ़नी चाहिए, क्योंकि इन 15 दिन में आपने एक भी बार ठीक का खाना नहीं बनाया। क्या कहा आपने? सर्वगुण संपन्न टाइप? क्या वैशाली वैसी नहीं थी? ऋषिता ने देविका से सवाल किया। नहीं तो, वो तो सांवली थी। देविका ने मुंह पर बिगाड़ कर कहा, जैसे उसे कोई कड़वी दवा पिला दी गई हो। आपके हिसाब से सर्वगुण संपन्न टाइप कैसी होती है? ऋषिता ने फिर सवाल किया, क्योंकि वो देविका की मानसिकता जानना चाहती थी। जो दिखने में अच्छी हो, हर काम बहुत अच्छे से कर सकती हो, जो अपने परिवार को सबसे पहले रखती हो, शांत स्वभाव की हो। देविका ने बड़ी शान से ज्ञान देते हुए कहा, मतलब सर्वगुण संपन्न होने के लिए आपको दिखने में भी अच्छा होना पड़ता है। ऋषिता ने देविका के पास जाकर अपने गले से उसके सर तक हाथ से बराबर नापते हुए कहा, क्योंकि देविका भले रंग में गोरी हो मगर उसकी लंबाई 4 फीट से कुछ ज़्यादा ही इंच की होगी। देविका लंबाई और सेहत के हिसाब से एक बच्ची जैसे ही लगती थी। आपने मेरी हाइट को लेकर मेरा मजाक उड़ाया। देविका ने ऋषिता की बात पर आग बबूला होकर कहा, बिल्कुल नहीं। मैंने तो बस इतना कहा कि किसी को भी उसके बाहरी गुणों के तौर पर नहीं आंकना चाहिए। ऋषिता की बात पर देविका पैर पटकते हुए वहां से चली गई। हर इंसान की यही सबसे बड़ी कमजोरी या कहो गलती होती है। उसे अपने दोष कभी दिखाई नहीं देते और दूसरों के गुण देखने का प्रयास तो वो बहुत कम करता है। उसे दूसरों में गुण से ज़्यादा दोष ही नजर आते हैं। लगता है ये सुतली बम अब सुदेश बम के पास जाकर फटेगा। हे भगवान, कोई बड़ा धमाका ना हो। ऋषिता ने ऊपर देखकर कहा और फिर से अपना काम करने लगी। ऋषिता। कमरे में काम करती ऋषिता को सुदेश जी की गुस्से भरी आवाज़ सुनाई दी। बड़ी जल्दी धमाका हो गया। ऋषिता काम छोड़कर सुदेश जी के कमरे में चली गई। तुम्हें आए अभी महीना भर भी नहीं हुआ और तुम उस घर की बेटी से लड़ाई करने लगी, उसे नीचा दिखाने लगी। क्रोध से भरी सुदेश जी ने ऋषिता के कमरे में पांव रखते ही उस पर सवालों के तीर छोड़ दिए। माँ, मैं तो इन्हें इतना ही बता रही थी कि बाहरी कमियां तो हर इंसान में होती हैं, उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। ऋषिता ने बहुत ही नम्रतापूर्वक कहा, अच्छा तू अब इतनी बड़ी हो गई कि इसे सीख दे सके। सुदेश जी ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, क्या माँ आप भी? ऋषिता सुदेश जी के पास बैठकर उनके पाँव दबाने लगती हैं। वो घड़ी देखिए, उसमें जो काटा सुबह उस ओर था, दोपहर तक इस ओर आ गया। ठीक वैसे ही आज ननन जी यही हैं और आप भी तंदुरुस्त हैं, तो आपको मेरी ज़रूरत नहीं है।
मगर जब देविका अपने ससुराल चली जाएगी और आपकी उम्र हो जाएगी तब मैं ही आपकी देखभाल करूंगी और देविका के आने पर उसकी खातिरदारी भी करूंगी। वरना देखिए, सीधा रास्ता तो मेरे पास भी है। मुझे बस वैशाली के परिवार को बोलकर उसकी आत्महत्या वाला केस की रिपोर्ट लिखानी होगी और अपनी ओर से भी 2-4 इल्ज़ाम लगाने होंगे। बाकी काम तो पुलिस खुद ही कर लेगी। दूर हट, छोड़ मेरे पैर। तुझे क्या लगता है मैं इतनी कमज़ोर हूँ? मैं अपनी सारी जायदाद अपनी बेटी के नाम कर दूँगी, तुझे कुछ नहीं दूँगी, समझी? सुदेश जी ने अपना ब्रह्मास्त्र चलाया था क्योंकि उन्हें लगा जायदाद का लालच तो सबको होता है। ऋषिता ने सोचने की मुद्रा में कहा, फिर तो मुझे अपनी पढ़ाई पर और ध्यान देना चाहिए। अब तो मेरा नौकरी करना और भी जरूरी हो गया है। ठीक है, तो अपनी जायदाद देविका को दे दीजिए, मैं अपनी नौकरी से काम चला लूँगी। ऋषिता दरवाजे तक जाकर फिर वापस आई। हाँ, मगर जायदाद तो ठीक है, मगर मेरी पढ़ाई का नुकसान हो या मुझे ऐसा कुछ भी करने के पहले इतना ज़रूर याद कर लेना, मैंने अपनी 2 सहेलियों के पास आपके नाम से एक चिट्ठी लिख कर रखी है जिसमें स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि मुझे कुछ भी हुआ तो उसके जिम्मेदार आप सब होंगे। ऋषिता का स्वर जरूर धीमा था मगर उसके शब्दों की दृढ़ता और आवाज़ में धमकी का पुट था जिसे सुनकर ही दोनों माँ बेटी की जबान सिल गई थी। माँ, वैशाली ने आत्महत्या की कोशिश के बाद भी कभी ऐसा नहीं किया था, देविका ने कहा, जो कि अभी भी ऋषिता की बातों से सदमे में थी। हाँ, उस वैशाली ने हमारे कारण आत्महत्या का प्रयास किया और जब हमने उससे प्यार से बात कर बेवकूफ़ बनाया तो उसने हमारे खिलाफ शिकायत भी नहीं की। इसे भी सबक तो ज़रूर सिखाएंगे ताकि ये फिर से ऐसा कुछ कहने या करने का सोच भी ना सके। सुदेश जी जब अपनी बात कह रही थी तब ऋषिता खिड़की के पास खड़े होकर सब सुन रही थी। फिर वो मुस्कुराते हुए वहाँ से चली गई। फ्रेंड्स, आगे की कहानी के लिए कहानी का अगला भाग देखें।